टेक्नोलॉजी का उपयोग तो किया जाना अवश्य संभावी है, क्योंकि दुनिया डिजिटल हो रही है। ऐसी स्थिति में जो इसके साथ साथ आने वाली कमियां हैं, भविष्य के लिए सकारात्मक कदम क्या हो सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और इस लिहाज से आप इस सेशन को जरूर सुने, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ई कॉमर्स एक वरदान है अथवा अभिशाप। कुछ इस प्रकार से इट्स ए ब्लेसिंग और इट्स ए कर्स, इस तरह से आप एक सवाल के रूप में इसके आंसर की प्रैक्टिस कर लें। इसी लिहाज से आप इस सेशन को आज सुने और शुरुआत करते हैं। जैसा आपने सुर्खियों में सुना कि ओला उबर का बेंगलुरु के अंदर बंद होने जा रहा है कारोबार। ओला उबर और रैपिडो जो है उनकी ऑटो सर्विस, यानी कि ये जो ऑटो व्हीलर्स होते हैं ना, 3 व्हीलर्स जो होते हैं, इनको बैन किया जा रहा है और इनकी जगह पर वहां के ऑटो यूनियन अपना नम्मा यात्री ऐप चला रहे हैं, है ना। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी लोग इस समय एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, वो पढ़ाई के लिए इस नम्मा यात्री ऐप को केवल याद इसलिए रख लें क्योंकि भविष्य में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, यानी किस केस के लिए, कि क्या विकल्प क्रिएट किए जा सकते हैं, किस मामले में, कि भविष्य में ई कॉमर्स को चैलेंज देने के स्वदेशी तरीके क्या हो सकते हैं। तो जो आज आप ऑटो ड्राइवर्स के लिए देख रहे हैं, ऐसे ही सब्जी मंडी के लिए हो सकता है, ऐसे ही किराना स्टोर के लिए हो सकता है। आज आप जहां तहां देखते हैं अमेजन का, फ्लिपकार्ट का, ओला का, ये सब का विरोध करते हुए लोग आपको दिखाई देते हैं। इन लोगों ने आपके सामने एक बहुत अच्छा तरीका पेश करके दिखा दिया कि किस प्रकार से पूरी दुनिया भर में टेक्नोलॉजी की मदद से एक ही जगह से सारी चीजों को नियंत्रित किया जा सकता है। आइडिया मिल गया। ऐसी स्थिति में जितने भी ऑटो यूनियंस हैं, या फिर मंडी एसोसिएशन है, या किराना एसोसिएशन है, व्यापार मंडल है, कपड़ा उद्योग, कपड़ा की शॉप्स हैं, वो लोकल लेवल पर अगर अपना एप्लीकेशन बनाएं और ये निश्चित करें कि हमें इस तरह से काम करना है, तो ये अपने आप में एक भविष्य के लिए रेफरेंस बन सकता है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज के सेशन को आप तैयार करें। इटसेल्फ इज ए मतलब आंसर फॉर यू, कि क्या विकल्प बन सकते हैं, उस तरह से आप इसे देखें। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा घटना आपको बताते हैं। जो लोग इस तरह की चीजों से परिचित नहीं है उन्हें जानना जरूरी है, क्योंकि संभव है कि आप में से बहुत से लोगों ने ओला उबर का उपयोग ना किया हो लेकिन नाम सुना हो, और हो सकता है बहुत से लोगों को यह भी ना पता हो कि ओला उबर जो है वो ऑटो रिक्शा जो है उसके लिए भी बुकिंग करता है। तो वर्तमान टाइम पर क्या हुआ, सितंबर के अंदर ओला उबर की सैकड़ों कंप्लेंट्स बेंगलोर में सरकार के पास पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि ये ओवर प्राइसिंग कर रहे थे। किस आधार पर? 2 किलोमीटर की यात्रा के 100 रुपए लग रहे थे बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर मैं भी गया हूं और मैंने एक चीज को फील किया है कि वहां पर डिस्टेंसेस जो हैं कम भी होती हैं तो प्राइसेस बहुत होते हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण जो कंपनी बताती है वो ये है कि यहाँ पर कंजेशन बहुत रहता है। कंजेशन मतलब ट्रैफिक के अंदर बहुत देर तक जाम लगा रहता है। ऐसी स्थिति में, ट्रैफिक जैम की स्थिति में, किलोमीटर भले ही 2 हो लेकिन टाइम काफी लग जाता है और फ्यूल एफिशिएंसी निकल कर नहीं आती। ये उनके अपने तरीके हैं। लेकिन ऑटो यूनियंस का कहना है कि 2 किलोमीटर की यात्रा के 30 रुपए से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ऐसी स्थिति में लोगों के द्वारा जब कंप्लेंट किया गया तो ऑटो ड्राइवर्स ने खुद ने कहा कि हम लोग अपना ही एक एप्लीकेशन बना लेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर कैसे पॉसिबल है कि ऑटो ड्राइवर्स अपना एप्लीकेशन बना लेंगे? मतलब इनके साथ में कोई टेक्निकल बैकिंग करने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए ना। आजकल टेक्नोलॉजी जो है ना उसको उपलब्ध कराने के लिए इतने सारे टेक्नोक्रेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं कि वो ओला उबर ऑटो रिक्शास को जितनी भी तरीके से टक्कर दे सकते हैं वो तैयारी में बैठे हुए हैं। यही कारण है कि ओला उबर रैपिडो का एक तरह से समझिए लोकल तरीके से सब्स्टिट्यूट क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बेंगलुरु के अंदर जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर यूनियन है ARDU, उनके अध्यक्ष रुद्रमूर्ति ने हाल ही में क्या किया, जो इन्फोसिस के मालिक हैं ये इन्फोसिस के को फाउंडर हैं नंदन नीलेकणी, इनके द्वारा एक फाउंडेशन है जिसका नाम है बेकन फाउंडेशन, उसकी साझेदारी से एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है। आप इनडायरेक्टली यूं समझिए कि ओला उबर तो चैलेंज देना एक बहाना है, इनडायरेक्टली नंदन नीलेकणी की कंपनी इन्फोसिस भी इस चीज में उतर रही है। ये समझ लीजिए कि फंडिंग है, उनका स्टार्टअप है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों की मदद करेंगे। अब इतनी बड़ी कंपनी अगर उतर के आएगी, इन्फोसिस अगर इस तरह से मदद करने के लिए सीधा सीधा सामने आ जाएगी, तो चूंकि वो तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो सॉफ्टवेयर में ही तो सारा मार्केट है। ऐसी स्थिति में बेकन फाउंडेशन इनकी साझेदारी के साथ में एप्लीकेशन लॉन्च करेगा। तो इस तरह से इन लोगों का कहना है कि हम आने वाले 1 नवंबर से अपने लिए नई सर्विस लॉन्च कर देंगे, यानी कि लोग जो हैं अब लोकल एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रा कर पाएंगे। ऐसे ही ना मैं गोवा जब गया था तो मैंने
वहां पर माई गॉव जीओव करके एक वो था, एप्लीकेशन था, अभी तो मैं भूल गया हूं किस नाम से था, है ना। गोवा के लोगों ने अपने ही द्वारा, गोवा की सरकार ने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ था और वहां की सरकार उसी एप्लीकेशन से वहां की लोकल कार्स को और ऑटोज को बुक किया करती है। एग्जैक्टली वहां पे ओला उबर नहीं चलता है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही अब बेंगलोर में होने जा रहा है कि जो लोकल जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटो रिक्शा के लिए अब अपने आप में नम्मा यात्री ऐप इसका रखा जा रहा है। नम्मा जो शब्द है वो कन्नड़ भाषा के अंदर अपने शब्द के लिए कहा जाता है ना, अपना, मेरा, है ना, मेरा ऐप, ऐसे नम्मा ऐप। तो नम्मा यात्री ऐप, अपना यात्री ऐप के नाम से ये एप्लीकेशन बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। जो प्राइसेस हैं उससे आपका ज़्यादा इंटेंशन नहीं होना चाहिए। मुद्दा आज का जो है वो, इस इशू को तो आपने सुन लिया, ठीक है, लेकिन असल में इससे भी बड़ा जो मुद्दा आपको पता होना चाहिए वो ये है, ओला का इतिहास क्या है, किस तरह से ओला बनी। ये फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हमारे देश में ना केवल ओला, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर्स, इंक्लूडिंग आज अनअकैडमी की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो अनअकैडमी भी ऐसे ही एडुकेटर्स जो कहीं ना कहीं किसी कोने के अंदर पढ़ा रहे थे, उन सबको लाकर एक प्लेटफॉर्म पर ले आई और उन सारे बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उन तक सीधा सीधा रीच कर रही है। जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, स्विगी, जोमेटो, इन्होंने क्या किया कि लाखों रेस्टोरेंट्स गली गली में खुले हुए थे, उनका भोजन सब तक पहुंचाने के लिए एग्रीगेटर की भूमिका में आ गए, एक प्लेटफॉर्म दे दिया। यानी आपका जो असली खर्चा है वो प्लेटफॉर्म बनाने का है। लोग अपने आप प्लेटफॉर्म पर आएंगे, बेचने वाले भी और खरीदने वाले भी। जस्ट लाइक अनअकैडमी, एडुकेटर बेचने के लिए आएगा, बच्चा खरीदने के लिए आएगा। जस्ट लाइक अमेजन, वहां पर ओप्पो, वीवो आके फोन बेचने आएंगे, अपन लोग खरीदने पहुंचेंगे। तो ये सारा एप्लीकेशन मार्केट है ना। ई कॉमर्स में ये जो मार्केट है इसे आप कई भागों में बांटते हैं, B2B बिजनेस मार्केट में, B2C मार्केट के अंदर, P2P मार्केट के अंदर चर्चा करेंगे हम। तो ओला ऐसे ही 2010 के अंदर शुरू हुई एक कंपनी थी जो कि अंकित भाटी के द्वारा भावेश अग्रवाल के साथ मिलकर के शुरू की गई कंपनी थी। आज ये कंपनी अपने खुद के स्कूटर बनाती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया, लंदन, इन सब जगह पर इनकी सर्विसेज वर्तमान में चालू हैं, ठीक है। सवाल बनता है कि अगर ये सब चीजें हुई तो क्या इसका प्रभाव अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा? इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये अपने आप में लोगों को एक नया आइडिया दे रहे हैं। नया आइडिया किनको? जो लोग भी इस तरह की चीजों से परेशान हैं। आपको मैं बताऊं, वर्तमान में इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग, लगभग 7 करोड़ इंडियन शॉपकीपर्स बहुत ज्यादा नाराज हैं। किस चीज से? अमेजन और फ्लिपकार्ट से। कारण क्या है? अभी मैं आज अपना लोकल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें यह था कि बहुत सारे शॉपकीपर्स ने मिलकर के लोकल प्रशासन के पास जाकर कंप्लेंट की है। किस बात की कंप्लेंट की है? कि साहब हमारे मार्केट में अमेजन और फ्लिपकार्ट की वजह से कोई आ नहीं रहा है। अब यहां पर सोचने की आवश्यकता है कि जितने भी शॉपकीपर्स मिलकर के एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचे, समाधान क्या हो सकता है इसका? समाधान ये कि अमेजन फ्लिपकार्ट को मार्केट में बैन कर दिया जाए, या समाधान ये कि वो भी कॉम्पिटिटिव तरीके से आकर खड़े हो जाएं। दोनों ही तरीके संभव हैं। प्रशासनिक स्तर पर संभव है कि सरकार अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी सुविधाओं को कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में, या फिर कोई भी सोशल मीडिया या जो भी इंटरनेट की फैसिलिटी है, क्योंकि अल्टीमेटली इंक्लूसिव ग्रोथ होना जरूरी है। कोई एक पक्ष ग्रो करता चला गया, एक पक्ष अगर दबता चला गया, तो ये अपने आप में काफी चैलेंजिंग हो जाएगा, है ना। जिन क्षेत्रों के अंदर एक बार के लिए ये मानकर चलें कि जहां बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मार्केट है, उन एरियाज में ये जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे फ्लिपकार्ट या अमेजन जैसी या फिर कोई भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनको रोक दिया जाए कि आप इन क्षेत्रों में प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेंगे, या इस 5 किलोमीटर के दायरे में आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे तो इनको बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी नहीं, अब सिटी जो है वो बहुत दूरी तक बसना शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में उन कोर एरियाज के अलावा एरियाज में सर्विस प्रोवाइडर के तरीके से ये लोग बाहर आ सकते हैं। यानी कि इन क्षेत्रों में तो सर्विस आप लोग नहीं दे पाएंगे, इसके बाहर दे दें। ये तो हो गया प्रशासनिक स्तर पर किया गया कार्य। लेकिन क्या किसी को मना करके आप और लोगों को इस अधिकार से वंचित कर सकते हैं क्या? क्योंकि और लोग जो अंदर हैं उन्हें भी तो सस्ता सामान खरीदने का या फिर मार्केट में टिके रहने का फायदा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो अन्य एसोसिएशन है, जैसे मैं अपने शहर की बात करूं तो अपने शहर के अंदर जो लोकल शॉपकीपर्स हैं, क्यों ना वो अपने लेवल पर किसी कंपनी की मदद से सब लोग ऑनलाइन आकर के अपना ही एक प्लेटफॉर्म बनाएं, अपने जो
एजेंट्स हैं उन्हें घर घर भेज करके बताएं कि हमारा सामान आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, जितना मार्केट से आप माल मंगाएंगे उससे सस्ते दामों पर मिलेगा, हमारी शॉप रिलायबल है, आप लंबे समय से लेते हुए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आजकल आपके आसपास बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जो आपके फ़ोन करने पर ही घर पर सामान पहुंचा देती हैं। यानी कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से समझिए कि बहुत पॉजिटिव साइड हो सकता है, इसको पॉजिटिव लेने की आवश्यकता है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो शॉपकीपर्स का गुस्सा है उसका रास्ता बनाने के लिए, उसका तरीका बनाने के लिए, जैसे शॉपकीपर्स के इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में वो लोग अपने अध्यक्ष चुनते हैं, तो क्यों ना उन्हीं अध्यक्ष के नेतृत्व में ये सारे काम करवाए जाएं। इसको एक फेयर तरीके से लिया जा सकता है। तो जो आज इंडियन ट्रेडर्स इन सब चीज़ों का विरोध कर रहे हैं उन्हें इसका विकल्प बनाना होगा। ये शुरुआत आप बेंगलोर से देख सकते हैं, गोवा में देख सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारी जगह पर। अभी रिसेंटली हो क्या रहा है, जोमेटो और स्विगी जो है उनके ऊपर CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में केस दर्ज कराया गया है कि ये लोग जो है ना, ये कुछ रेस्टोरेंट्स को बेनिफिट देते हैं जो इनके साथ एक्सक्लूसिव टाई अप करके रखे हुए हैं, बाकी सबको इतनी बेनिफिट नहीं देते हैं। CCI इसकी जांच कर रहा है। अरे भाई, हम इनसे अपेक्षा कर क्यों रहे हैं? हम इनके लिए भी एक विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं ना। आप कहेंगे इनके पास भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है, नहीं। अगर एक साथ सब लोग रीजनल लेवल पर लोकल है ना, वोकल फॉर लोकल होने की अगर चाह आपके अंदर आ गई, थोड़ा ही सही, लेकिन आपको थोड़ा निकल करके, मैं आज उन सबसे भी बात कर रहा हूं इस माध्यम से जो लोग अपने परिवारजनों को इस ऑनलाइन के चलते स्ट्रगल करता हुआ पाते हैं। आज एजुकेशन फील्ड की अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑनलाइन एजुकेशन आज भी जिन शहरों के अंदर बड़ी मात्रा में ऑफलाइन सेंटर्स हैं, ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर वो बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं। और ऑनलाइन सेक्टर जो एजुकेशन है ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा पेनिट्रेट किया जहां पर एजुकेशन के ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, तो दोनों का इकोसिस्टम पैरेलली ग्रो कर गया। एग्जैक्टली यही आवश्यकता मार्केट की भी है और ये समझनी होगी, है ना। तो ऑनलाइन के माध्यम से होने वाला जो व्यापार है आप उसे ई कॉमर्स की कैटेगरी में डालते हैं, जिसे मुख्यतः 5 भागों में बांटा जाता है: B2C, B2B, B2C2C, P2P और एम कॉमर्स प्रकार से इन्हें बांटा जाता है। भारत में ई कॉमर्स कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। भारत की सरकार की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि 2030 तक इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो $350 बिलियन का क्रॉस हो जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा फिगर है। 2021 में भारत ने $55 बिलियन का ई कॉमर्स का व्यापार किया है, यानी कि ऑनलाइन हम लोगों ने व्यापार किया है। क्या ई कॉमर्स केवल लोगों को सस्ता सामान उपलब्ध कराता है? जी नहीं, रोजगार भी देता है। इसकी वजह से 22% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ई कॉमर्स सेक्टर में दर्ज की गई है। लेकिन यह कह देना कि और भी सेक्टर पैरेलली ग्रो कर गए, यह कहना नकारात्मक होगा। क्यों? क्योंकि अन्य सेक्टर्स में रोजगार की कमी हुई होगी। बहुत से शॉपकीपर्स ने अपने यहां से लोगों को निकाला होगा क्योंकि वो उनके लिए सैलरी नहीं दे पा रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, ऐसी स्थिति में जहां एक और ई कॉमर्स सेक्टर जो है वो अपने द्वारा शॉपिंग सीजन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, उनके लिए लोगों की हायरिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विरोध भी चल रहा है। इसलिए हमारे सामने एक एथिकल डायलेमा की सिचुएशन खड़ी होती है आंसर राइटिंग के समय। हम किसका पक्ष लें? ई कॉमर्स अच्छा है ये बताएं, या फिर हमारा लोकल मार्केट अच्छा है ये बताएं, क्योंकि दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान हैं। ऐसी स्थिति में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया क्रिटिकली एग्जामिन, यानी आलोचनात्मक विवेचन करिए। आलोचनात्मक विवेचन का अर्थ ये नहीं होता कि आप भर भर के गालियां देना शुरू कर दें। इसका मतलब ये होता है कि आप सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों बताएं और अंत में अपना कोई सकारात्मक सलाह देते हुए बाहर आ जाएं। ऐसी स्थिति में अगर हमसे पूछा जाए कि ई कॉमर्स के बारे में क्या राय है, तो यहां पर कुछ बिंदु हैं जिन्हें आपको देखना होगा। पूरी दुनिया ई कॉमर्स पर लागू हो चुकी है। कोविड-19 की वजह से पूरे दुनिया में $26.7 ट्रिलियन का व्यापार ऑनलाइन हुआ। अगर हम पूछें ई कॉमर्स के बड़े नुकसान क्या हैं, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये लेसर अकाउंटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि फेसलेस डिलीवरी है। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि प्रोडक्ट आ कहां से रहा है, बस आपके पास एक डिलीवरी गाय आया, उसने आपको सामान पकड़ा दिया। नंबर दूसरा, ये नेटवर्क कनेक्टिविटी पर बेस्ड होते हैं। कई बार इन मामलों में जब डिसरप्शन आता है तो कई बार गलत प्रोडक्ट भी हमारे पास आ जाता है। बहुत से ऐसी बार भी हुआ है, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले फ्लिपकार्ट जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी फेस्टिवल सीजन सेल चल
रही थी उसमें बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स कैंसिल हुए थे। लोगों ने कहा कि ये ऑर्डर कैंसिल इंटेंशनली कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें निकल कर आती हैं, क्योंकि आप इनके ऊपर कोई लेजिस्लेशन तो बना नहीं पाते कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। एज इट इज आपकी जो डेटा है, प्राइवेसी है, आपका कल्चर है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज होता है। जैसे समटाइम्स आप सुनते हैं कि अमेजन पर भगवान की तस्वीर लगा हुआ कुछ बिक रहा है, तो ऐसी स्थिति में कल्चर भी हार्म होता है। साथ साथ यहां पर फ्रॉड भी बहुत सारा होता है। फ्रॉड की अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपके सामने एन नंबर ऑफ एग्जांपल है जहां पर आप फ्रॉड की न्यूज सुनते हैं। लगभग $3 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा के फ्रॉड 2020 में इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हुए हैं। लोगों को आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, कि बहुत से लोग आपके जानने वाले भी ऐसे होंगे कि महंगे दाम का जूता मंगाए, सस्ते दाम का जूता पैक करके रिटर्न कर दिए। कई लोगों को आपने सुना होगा कि वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गाड़ी बेचने के लिए निकले, उनके पैसे को लूट कर कोई भाग गया, गाड़ी लूट कर भाग गया। ये सब चीजें इंडिया में बड़ी कॉमन है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं जो कि इसकी वजह से होते हैं। लेकिन क्या केवल डिसएडवांटेज होते हैं? जी नहीं, इसकी वजह से बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज क्या क्या होते हैं? इसकी वजह से इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि आपको जो सामान बहुत महंगे दामों पर मिलता था आज वो आपको सस्ते दामों पर मिल रहा है। लोगों की उत्पादकता बढ़ी है, कंपनियों की उत्पादकता बढ़ी है, कंपनी काम कर पा रही है। ऐसे बहुत से सेंटर्स जिनके पास में रोड साइड बहुत बड़ा ऑफिस नहीं था, उनको अपने गली में से कहीं से भी अपना सामान बेचने का मौका मिल रहा है। ऑनलाइन की ताकत निकली है, इस वजह से डिजिटल इंडिया, नया स्टार्टअप और नए लोगों को मौका मिलने लगा है। साथ साथ बड़े लेवल पर काम होता है तो प्रोडक्ट की जो कीमत है वो भी कम आती है। दुनिया भर का सामान इधर से उधर चलता बेचा जा रहा है। एक तरह से ये समझ के चलिए कि ई कॉमर्स के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज हैं। दोनों में से किसे ऊपर रखा जाए ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज का मुद्दा हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन को पसंद करने वाले लोग अधिकांशतः इसकी सेफ डिलीवरी को पसंद करते हैं। यहां पर कॉम्पिटिटिव प्राइसेस को पसंद किया जाता है कि तुलनात्मक रूप से सस्ता है। साथ साथ सामान को आसानी से रिटर्न किया जा सकता है, प्रोडक्ट का सिलेक्शन आसान होता है, आसान से डिलीवरी तुरंत हो जाती है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग ऑनलाइन को प्रेफर करते हैं। हाल ही में आप सभी को मालूम होगा कि फेसबुक ने 9.99% जो हिस्सा है वो रिलायंस जियो का 43,574 करोड़ रुपए में परचेज किया था, जिसका उद्देश्य है कि वो जो रिलायंस का जियो मार्ट है उसको व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट कर देगा। अर्थात जियो मार्ट के माध्यम से लोगों को व्हाट्सएप से सामान डिलीवर किया जाएगा। कहा तो यह जा रहा था, जब व्हाट्सएप ने यह काम शुरू किया था तब यह उम्मीद की जा रही थी कि वो आसपास के जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको व्हाट्सएप पर कनेक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो आसानी से सामान डिलीवर कर पाए। लेकिन अचानक अब जियो मार्ट सवालों के बीच में आ गया है। मैं आपको यहां पर यही कहना चाहूंगा कि यदि ये सभी कंपनी अपने द्वारा लोकल ट्रेडर्स को बेनिफिट देने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे तो निश्चित ही सब लोग इस इकोसिस्टम में पैरेलली ग्रो करने लगेंगे। तो फिर समाधान क्या है? समाधान नम्मा यात्री ऐप ने एक दिशा दिखाई है। इस दिशा का इंप्लीमेंटेशन अगर सही तरीके से हो, यानी कि ट्रेड यूनियंस अपने अपने लेवल पर ऑनलाइन का उपयोग करें, टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, तो वो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर पाएंगे। कहते हैं ना कि नदी के पानी के अंदर यदि आप तैरना सीख गए तब तो ठीक है, लेकिन खड़े रहेंगे तो गिर जाएंगे। वर्तमान में दौर इसी का है, डिजिटल चल रहा है। डिजिटल के साथ जो लोग हो लिए वो सरवाइव कर जाएंगे। जो खड़े रह गए, रिजिडिटी के साथ रुके रह गए और परिवर्तन को जिन्होंने स्थान नहीं दिया, उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। मैंने हाल ही में इसके ऊपर आपको एक एवरीथिंग ऐप करके भी बताया है, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल में बहुत कुछ संभावनाएं तलाश रहा है। आप सबको तैयार रहने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से इसे